नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है अब तक की बड़ी और अहम खबरें जो आपके काम की हैं और आपके फायदे की भी। तो सबसे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने अध्यादेश के जरिए कमीशन को दी हरी झंडी। सचिव रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में बनेगा कमीशन। प्रदूषण फैलाने में दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक लगेगा जुर्माना। सीएनबीसी आवास की खबर पर लगी मोहर। कैबिनेट ने एथेनॉल की कीमतें 3 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ाने का लिया फैसला। 100% जूट पैकेजिंग को भी मिली मंजूरी। बाजार में अक्टूबर सीरीज एक्सपायरी पर निफ्टी 11,700 के नीचे फिसला। सरकारी बैंकों मेटल शेयरों में हावी रही बिकवाली। एचडीएफसी ट्विंस एलएनटी की तरफ से सबसे ज्यादा दबाव, लेकिन आईटी इंडेक्स हरे निशान पर बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, पटरी पर लौट रही है इकोनॉमी। आने वाले दिनों में निवेश के लिए दुनिया की पहली पसंद होगा भारत। देश में कोरोना के मामले 80 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में करीब 49,881 नए मामले सामने आए। 517 लोगों की गई जान। प्रधानमंत्री बोले, देश में हर किसी को मिलेगी वैक्सीन। एनएचएआई के अधिकारियों पर जमकर बरसे नितिन गडकरी। काम की सुस्त रफ्तार पर जताई नाराजगी। काम लटकाने वाले अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाने की कही बात। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा का विरोध कर प्रदर्शनकारियों ने एसपी दफ्तर समेत कई जगहों पर की आगजनी। चुनाव आयोग ने जिले के डीएम और एसपी को हटाते हुए मामले की जांच के दिए आदेश। पाकिस्तान की संसद में गूंजी बालाकोट एयर स्ट्राइक की दहशत। सांसद अयाज सदीक बोले, भारत के हमले की आशंका से कांप रहे थे आर्मी चीफ बाजवा। डर के मारे विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया था। लेकिन शुरुआत करेंगे प्रदूषण की बात के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अध्यादेश के जरिए कमीशन बनाने को हरी झंडी दे दी है। सचिव रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में कमीशन 3 सब कमेटी के साथ काम करेगा। प्रदूषण फैलाने में दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ हैं। तो असीम, प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ये एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और क्या डिटेल्स है आपके पास, कैसे काम करेगा ये कमीशन? देखिए, दिल्ली एनसीआर में हर साल होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए एक कमीशन बनाने को हरी झंडी जो है वो दे दी है। ये कमीशन जो है सचिव लेवल के अधिकारी की अध्यक्षता में काम जो है वो करेगा। इसके अंदर 3 सब कमेटी जो है होंगी, जो कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी प्रदूषण की घटनाएं होंगी उनकी मॉनिटरिंग जो है वो करेगी। उनके ऊपर रोकथाम करने के उपायों को पर विचार जो है वो करेगी और रोकथाम के लिए निर्देश जो है वो भी जारी करेगी। अगर कोई भी इन कमीशन के नियमों का उल्लंघन जो है करता है, इसके ऑर्डर्स का उल्लंघन जो है वो करता है, तो कमीशन के पास जुर्माना लगाने का अधिकार जो है वो भी दिया गया। कमीशन जो है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जो है वो लगा सकता है। इसके साथ साथ कमीशन जो है 5 साल की सजा जो है वो भी सुना सकता है। कमीशन के आदेश के खिलाफ मात्र जो एनजीटी है उसके अंदर ही सुनवाई जो है हो सकेगी और किसी भी कोर्ट के अंदर सुनवाई जो है वो नहीं हो सकेगी। तो केंद्र सरकार को उम्मीद है कि ये जो सचिव लेवल के अध्यक्षता में जो कमीशन काम करेगा, इससे प्रदूषण की जो घटनाएं हैं उसको रोकने में कामयाबी जो है मिलेगी। खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के अंदर जो पराली जलाने की घटनाएं हैं उसको भी रोकने में मदद जो है वो करेगी। तो जो केंद्र सरकार है उसने आज सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में जानकारी जो है वो भी दे दी और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मामले की सुनवाई जो है 6 नवंबर तक जो है वो टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम 6 नवंबर को डायरेक्शन जो है वो जारी करेंगे कि ये कमीशन जो है किस तरह से काम जो है वो करेगा और किस तरह से पॉल्यूशन जो है वो रोक सकता है। तो सरकार को उम्मीद है कि ये कमीशन जो है, जिसके पास बहुत सारी पावर्स होंगी, ये बाकी सारे जितने भी एक्ट्स हैं उनको सुपरसीड जो है वो करेगा। तो इस कमीशन के जरिए जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जो है हर साल फैलता है उसको रोकने में मदद जो है वो मिलेगी। जी असीम, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और यहाँ पर यह है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच राजधानी के 75% से ज़्यादा निवासियों का मानना है कि सरकार के प्रदूषण रोकने के दिशा निर्देशों का सही तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के ज़्यादातर लोग पटाखों पर भी रोक चाहते हैं। इस पर ज़्यादा डिटेल्स के साथ हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, सर्वे में क्या क्या बातें सामने आई हैं, क्या कहते हैं लोग प्रदूषण को लेकर?
जी, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस सीजन का सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन है। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 400 के पार पहुंच चुका है राजधानी दिल्ली का। और दिल्ली के कई इलाके, जहांगीरपुरी, सोनिया विहार, नरेला, आईटीओ, ये सारे इलाके ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित इस वक्त देखे जा रहे हैं। इसी बीच लोकल सर्कल, जो कि एक सर्वे एजेंसी है, उसने एक सर्वे किया है और उसमें यह पाया है कि दिल्ली एनसीआर के करीब 75% लोगों का मानना है कि जीआरएपी, जो कि प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार की जो दिशा निर्देश है, उनका सही पालन नहीं किया जा रहा है। इसमें से कई सारी चीजें हैं, जैसे जनरेटर सेट को बंद कराना, पराली को जलने से रोकना, पानी का जो है स्प्रिंकलिंग करना, धूल को रोकना, इन सारे कदमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये लगभग 3/4 लोगों का दिल्ली एनसीआर में मामला है। उनका मानना है कि या तो 2 या 2 से ज्यादा ऐसे स्टेप्स हैं जिनका पालन नहीं किया जा रहा है। पटाखों को लेकर भी सर्वे किया गया। पटाखों में लगभग 79% लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि जो आम पटाखे होते हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। हालांकि इसमें 32% लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि जो ग्रीन पटाखे होते हैं उनकी मंजूरी दी जा सकती है सरकार के द्वारा, लेकिन 20% लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि पटाखों पर किसी तरह का रोक नहीं लगना चाहिए। लेकिन कुल मिला के जो दिल्ली वालों का जो मूड है वो ये साफ है कि वे खुश नहीं है सरकार के जो कदम है उससे प्रदूषण को रोकने के खिलाफ। जी, शुक्रिया रोहन इस सर्वे की डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर कैबिनेट ने भी आज चीनी मिलों की ओर राहत देते हुए एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने क्या क्या अहम फैसले लिए हैं, जानने के लिए अब हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से, जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हैं। तो लक्ष्मण, आज कैबिनेट ने क्या अहम फैसले लिए हैं और क्या डिटेल्स हैं उनके बारे में? देखिए, इससे पहले हमारे सहयोगी प्रदूषण की बात कर रहे थे तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। दरअसल कैबिनेट ने जो फैसला लिया है वो भी प्रदूषण कम करने में काफ़ी मददगार होता है। दरअसल पेट्रोल में सरकार ने एथेनॉल मिलाने को मंजूरी दी थी, तो जितना ज़्यादा एथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल से उतने कम प्रदूषण फैलते हैं। तो इस तरफ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि एथेनॉल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने में कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है उसके मुताबिक एथेनॉल अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे सी हैवी मोलासेज एथेनॉल है, उसमें 43 रुपये 75 पैसे से बढ़ाकर 45 रुपये 69 पैसे करने के फैसला लिया गया है। बी हैवी मोलासेज है, वहाँ पे 54 रुपये 27 पैसे से बढ़ा करके 57 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर कीमत करने का फैसला लिया गया है। और शुगर केन या फिर शुगर जूस से जो एथेनॉल बनता है उसकी कीमतें 59 रुपये 48 पैसे से बढ़ा करके 62 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर करने का फैसला लिया गया है। दरअसल एथेनॉल की कीमतें जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी चीनी मिलों को उतना फ़ायदा होगा, चीनी मिलें एथेनॉल का उत्पादन उतना ज़्यादा करेंगी और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की मात्रा जो है वो सरकार आने वाले दिनों में इसी तरीके से बढ़ाना चाहती है। तो चीनी मिलों के लिए बड़ी राहत की खबर है। एक दूसरा फैसला लिया गया है कि जूट पैकेजिंग जो ज़रूरी किया था सरकार ने वो आगे भी ज़रूरी रहेगा, इसका फैसला लिया गया है। 100% अनाज की पैकेजिंग आपको जूट बैग में करनी होगी और 20% चीनी की पैकेजिंग आपको जूट बैग में करनी होगी। इस प्रस्ताव को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। इस तरह देश भर के जो इतने बांध हैं उन सब के लिए 10,211 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है ताकि उन सभी बांधों की सुरक्षा और बेहतर तरीके से उसको दुरुस्त किया जा सके। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, ये कैबिनेट के फैसले हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जो बता रहे थे कि कैबिनेट ने क्या अहम फैसले लिए हैं। लेकिन अब एक और बड़ी अहम खबर की तरफ रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है कि कोरोना संकट से उबरकर भारत आत्मनिर्भर बनेगा। 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को भी हासिल करेगा। द इकोनॉमिक टाइम्स अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी देखी जा रही है। पीएम के इंटरव्यू पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। आलोक, पीएम के अपने इंटरव्यू में जो सबसे अहम मुद्दे हैं, किन बातों पर जोर दिया है उन्होंने? देखिए, प्रधानमंत्री ने ये खास तौर से कहा है कि ये न्यू इंडिया है और न्यू इंडिया में जो नए अप्रोच के साथ इस वक्त काम किया जा रहा है। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है तो अर्थव्यवस्था रिकवरी पर है, पटरी पर लौट रही है और जो रिफॉर्म्स हैं वो भी आगे जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो हाल में ही एग्रीकल्चर और लेबर सेक्टर को लेकर रिफॉर्म किए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जो ग्लोबल निवेशक हैं उनको संकेत गया है कि भारत एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर रिटर्न की काफी अपार संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर भारत की जो अभी रिकवरी है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने काफी संतोष जताया और कहा है कि जो 2024 तक का हमारा लक्ष्य था कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, उस लक्ष्य से हम भटके नहीं है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये लक्ष्य हम हासिल करेंगे। लेकिन इसके लिए जो रिफॉर्म्स है वो भी जारी रहने चाहिए और जो स्टेट्स हैं उन रिफॉर्म्स में अगर सहयोग करती हैं
तो ये लक्ष्य हमें जल्दी से जल्दी पाने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लेबर रिफॉर्म कोड है वो कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के हित में है। जो कर्मचारी और कंपनी हमेशा से ये भावना रही है कि एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन अगर दोनों का फायदा होगा तो डेवलपमेंट काफी तेजी से आगे बढ़ सकेगी। और चीन के मामले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नई अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया के सामने पेश करेगा। चीन का विकल्प बनकर भारत बिल्कुल नहीं उभरना चाहता। भारत अपने आप में यूनिक अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा और भारत के जो यूथ है वो इसके लिए नया रास्ता तैयार करेंगे। तो ये इकोनॉमी को लेकर भारत प्रधानमंत्री ने कहा है। जी, तो बालोक बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बताएं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर हुए वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अधिकारियों पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने 9 साल में बिल्डिंग के तैयार होने पर भी सवाल खड़े किए। गडकरी यहीं नहीं रुके बल्कि NHAI में काम की सुस्त रफ्तार पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने मनमानी और काम को लटकाने वाले अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात भी कही। आज परफॉर्मेंस के आधार पर हम अपने बॉटल नेक्स को ढूंढने में असफल रहे हैं। इसके बारे में बहुत सी कमेटियां बनी, उनके रिपोर्ट आए, पर ये NHAI के ये अकार्यक्षम, भ्रष्ट और निकम्मे लोग इतने पावरफुल है कि मिनिस्ट्री ने कहने के बाद में भी वो अपने निर्णय गलत करते हैं। अब मुझे रोड कितने किलोमीटर बनना है उससे ज्यादा ये यहाँ काम करने वाले कितने लोगों को टर्मिनेट, सस्पेंशन, उनके CR खराब किए मैंने, और कितने लोगों को यहाँ से हकाला, ये अब मेरे जीवन का टारगेट है। कोरोना संकट के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। मनमाने फ्रेट चार्जेस वसूलने और कार्टलाइजेशन करने वाली शिपिंग कंपनियों पर सरकार नकेल कसेगी। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ट्रेड बॉडीज के प्रस्ताव पर सरकार शिपिंग रेगुलेटर बनाने का जल्द ऐलान कर सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हैं। तो मुझे आलोक याद आता है कि आपने एक स्टोरी भी की थी इस बारे में, जहां पर ये जो जितने भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ये पहुंचे थे मंत्रालय के पास और उनका ये कहना था कि इन दिनों जो कंटेनर मंगाना या भेजना बहुत महंगा हो गया है, और उसके ऊपर ये भी है कि जो कंपनियां ये काम कर रही हैं उन्होंने कार्टलाइजेशन बना लिया है। और अब ये खबर उसी पर आ रही है, आप लेकर आए हैं, डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए परसों ही वाणिज्य मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की। उसमें इस मामले पर विचार किया गया कि आखिरकार इस वक्त जो बॉटलनेक्स आ रहे हैं एक्सपोर्ट को लेकर, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि इस वक्त जो अर्थव्यवस्था भले ही बहुत अच्छी तरह से रिकवर नहीं कर रही हो, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट है, हमारा ट्रेड है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ दिक्कत सप्लाई साइड की है और इसी वजह से एक्सपोर्टर जो है वो इस पूरे बैठक में इन्होंने बताया कि हमें किस तरह की मदद चाहिए। और सबसे जो बड़ी एक परेशानी उभर कर सामने आ रही है वो है शिपिंग लाइन कंपनियों की वजह से। जो एक्सपोर्ट करते हैं कारोबारी, उनके सामने जो बढ़ी हुई कीमत है, जो फ्रेट है, वो एक बड़ी चुनौती है। शिपिंग कंपनियों के कार्टलाइजेशन से काफी परेशान है। इस मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा हुई और बैठक में जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, सरकार की तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द वो एक शिपिंग रेगुलेटर बनाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि जो ये फ्रेट्स का उतार चढ़ाव है या फिर जो शिपिंग कंपनियों का कार्टलाइजेशन है, इसको तोड़ा जा सके। क्योंकि इस वक्त ज्यादातर जो कंपनियां हैं, शिपिंग कंपनियां, वो विदेशी कंपनियां हैं और चाइनीज कंपनियां खासतौर से उसमें है। तो ये सब कंटेनर्स की सप्लाई सही तरीके से नहीं कर रही है, फ्रेट्स 50 से 60% ज्यादा वसूल रही है। इससे जो एक्सपोर्टर्स की लागत काफी ज्यादा बढ़ जा रही है और एक्सपोर्ट करने में काफी दिक्कत आ रही है। तो हमें जानकारी मिल रही है कि जल्द ही इस मामले में कॉमर्स मिनिस्ट्री और शिपिंग मिनिस्ट्री के बीच में एक बैठक होने वाली है और उसमें जो शिपिंग रेगुलेटर बनाने के फैसले को का ऐलान किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये ऐलान होने के बाद जो कार्टलाइजेशन है और फ्रेट्स में जो उतार चढ़ाव है, इससे बचा जा सकेगा। और जो जेन्युइन अगर किसी वजह से शिपिंग कंपनियों को दिक्कत हुई तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर एक्सपोर्टर्स के लिए ये काफी राहत की खबर है कि उन्हें फ्रेट्स को लेकर और कार्टलाइजेशन को लेकर अब काफी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आलोक इस जानकारी के लिए। अब बात करेंगे कोरोना की। देश में रोजाना कोरोना के मामलों में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैसे तो गिरावट थी, लेकिन कहीं कहीं बढ़ोतरी भी दिखती है। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 80 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 50,000 नए मामले सामने आए हैं और 517 मरीजों की मौत भी हुई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में हर किसी को वैक्सीन दी जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वैक्सीन की स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन बनाने पर भी काम जारी है। सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने की बात कही गई है।
और अब बात CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हैं ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमेट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमेट खाते को भी चेक करना चाहिए कि आपके जरिए खरीदे गए शेयर्स या म्यूचुअल फंड यूनिट आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा कराए गए हैं या नहीं। तो यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों का रुख करेंगे। अक्टूबर सीरीज एक्सपायरी के दिन बाजार में हावी बिकवाली रही। हालांकि इस सीरीज में बाजार ने मजबूती दर्ज की है। निफ्टी आज 0.5% कमजोर होकर 11,700 के नीचे बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही है। हालांकि ये दिन के निचले स्तरों से सुधर कर बंद हुआ। अधिकतर सेक्टर्स में गिरावट रही है, लेकिन आईटी इंडेक्स आज हल्की मजबूती लेकर बंद हुआ है। वहीं चुनिंदा तेल और गैस शेयरों में भी रुझान तेजी का ही दिखा। मेटल, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज्यादा दबाव दिखा, लेकिन अक्टूबर सीरीज बाजार के लिए अच्छी रही है। इस सीरीज में निफ्टी 8% मजबूत हुआ है, तो वहीं निफ्टी बैंक 17% तक चढ़ा है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के सांसद अयाज सादिक का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। अयाज सादिक के मुताबिक पिछले साल भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के पीछे पाकिस्तान का डर था। अयाज सादिक के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री और जनरल बाजवा की मौजूदगी में बैठक में कहा गया था कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस जाने दे, वरना भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। तो जब भारत के डर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पसीने छूटते हैं तो फिर पाकिस्तान अपनी औकात में क्यों नहीं रहता। इसी पर होगी आवाज अड्डा में बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर थर-थर कांपा पाकिस्तान, जरूर देखिए। बिहार के मुंगेर में गुस्साई भीड़ ने आज एसपी के दफ्तर पर हमला कर दिया। भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा एसडीओ के घर को भी निशाना बनाया गया। घटना मुंगेर के पूरब सराय थाने की है। दरअसल लोग सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और फायरिंग के बाद दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज थे। मुंगेर में आज की घटना से नाराज चुनाव आयोग ने मुंगेर के एसपी और डीएम दोनों को हटा दिया है। चुनाव आयोग ने मुंगेर हिंसा की जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी मगध रेंज के कमिश्नर को सौंपी गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बिहार के एडीजी के मुताबिक फिलहाल हालात नियंत्रण में करने की कोशिश जारी है। पैलेट इंजरी है, जो कि उससे लगता है कि वहाँ पर जो लोग थे उनमें से ही किसी के द्वारा गोली चलाई गई। लेकिन मैं अभी भी फिर कहूँगा कि जब तक अनुसंधान किसी अंतिम स्थिति तक ना पहुँच जाए और उस संबंध में की गई जांच किसी एक निर्णय तक नहीं पहुँच जाए, कुछ भी कहना जो है एकदम से अपरिपक्व होगा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। आज सुबह सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। कुछ समय पहले ही केशुभाई पटेल कोरोना को मात देकर घर लौटे थे। केशुभाई पटेल 1995 से 1998 तक 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। केशुभाई के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। श्रद्धेय केशुभाई पटेल जी, उनके निधन के समाचार मैं कल्पना ही नहीं कर सकता हूं। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत स्तब्ध हूं। केशुभाई का जाना मेरे लिए किसी पिता तुल्य के जाने की तरह है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर भी ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। नमस्कार, आगे आपके लिए कमोडिटी कॉर्नर।